नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ मौजूद हैं। राजा भाई, हॉटलाइन पर धड़ाधड़ खबरें बैक कर रहे हो आप। बहुत सारी खबरें, ज्योतिषी आकलन भी सही निकल कर आ रहे हैं। एक पंचांग के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, शो के अंत में हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। पर अभी इस समय जो सीन निकल कर सामने आया है वो लगभग यही निकल कर सामने आया है कि कांग्रेस ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में खाली एक निशा बांगरे वाला जो टिकट है बैतूल का वो बचा हुआ है, बाकी टिकटों की घोषणा हो गई है। तो सबसे पहले इंदौर पर हम बाद में आते हैं। कांग्रेस ने जो टिकटों का वितरण किया मध्य प्रदेश में, उसको किस रूप में देखते हो आप? मैं पर्सनली कांग्रेस के इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छा देख रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टी ने, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय हो या ऊपर दिल्ली के नेता हो, उन्होंने विनिंग क्राइटेरिया को एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माना है। किसी की फेस सेविंग और किसी को ओबलाइज करने का मुझे इसमें कोई कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है। मोर और लेस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू से देखा जाए तो इसमें फेस सेविंग और ओबलाइज करने वाला फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनके पास काम एक ही था कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट खड़ा करें और अच्छे से अच्छे ताकतवर कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। अब आप जानते हैं कि चुनाव के समय में कुछ भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। कुछ लोगों के ऑब्लिगेशन के कारण कईयों को टिकट देने भी पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीपक जोशी, खातेगांव से दीपक जोशी को कांग्रेस ने टिकट दिया, जो बीजेपी के थे, कैलाश जोशी के पुत्र रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। ऐसे कई लोगों को भी दिया है। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विनिंग क्राइटेरिया है। जैसे शेखावत को बदनौर से टिकट दिया, भवन सिंह शेखावत का टिकट भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि शेखावत ने हाल ही में भी ज्वाइन करी थी कांग्रेस और उनको टिकट मिला है। तो कुछ जो उनको लग रहा था कि ये बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, इनको यदि टिकट दिया जाता है तो चुनाव जीता जा सकता है या कंटेस्ट अच्छा हो सकता है, उन्होंने ऐसे टिकट भी दिए हैं। लेकिन मैं, यदि आप मार्किंग की बात करो तो मैं कांग्रेस के इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा मान रहा हूँ। और देखिए, विरोध तो सभी दूर होते हैं। मतलब आप देखिए, आपको टिकट देते हैं तो मैं नाराज़ होता हूँ, मुझे टिकट देते हैं तो आप नाराज़ होते हैं, ये तो फैक्चुअल बात है। लेकिन विनिंग एक क्राइटेरिया है। विनिंग एक पोजीशन को देखते हुए कमलनाथ ने इस पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को 1-to-1 मॉनिटर किया, 1-to-1 लोगों से बात की। और यदि कोई व्यक्ति नाराज़ हो रहा तो होते रहे, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये था कि हमको जीतना है, किसी को खुश करने के लिए, किसी के फेस सेविंग के लिए टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। राजा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ ने और कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का वितरण जो किया है वो देर से किया, लेकिन अच्छा किया, ऐसा आपका मानना है। साथ ही 229 सीटों पर घोषणा हो चुकी है। एक सीट जो बची हुई है उसको छोड़कर बाकी टिकटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुछ कमिटमेंट्स के टिकट भी हैं, जिसमें भंवर सिंह शेखावत है, फिर महू में रामकिशोर शुक्ला है, और ऐसे कई सारे टिकट हैं जिनको पार्टी में लाकर टिकट दिया गया है। दीपक जोशी भी उनमें शामिल है। और चुनाव में लोगों का आना जाना एक सतत प्रक्रिया बनी होती है। जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, या जिनको कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं देती वे सपा या बसपा में चले जाते हैं। तो सब पार्टियों से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। बिल्कुल। इंदौर पर मैं आता हूँ। इंदौर पर आपने काफ़ी पैनी निगाह रखी हुई थी और लगातार हॉटलाइन पर आप जो प्रेडिक्शन कर रहे थे वो लगभग सही साबित हुआ है। और इंदौर 1 पर मुकाबला जो है कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच है, 2 पे रमेश मेंदोला और चिंटू चौकसे के बीच है, 3 पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी पिंटू जोशी की घोषणा कर दी है, जहां पर काफ़ी कश्मकश्म के बाद पिंटू जोशी की घोषणा हुई है। 3 पर आप जो लगातार लिखते आ रहे हैं उस हिसाब से माने तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोलू शुक्ला उम्मीदवार हो सकते हैं। 4 पर जो है राजा मंदानी को टिकट दे दिया गया है, मालिनी गौड़ सामने है। हार जीत का अंतर कितना रहता है, यहाँ यही फैसला 2 और 4 नंबर में होने की संभावना है। 5 नंबर पर सत्यनारायण पटेल को टिकट दे दिया गया है। वहां पर स्वप्निल कोठारी और सत्यनारायण पटेल के बीच काफ़ी कश्मकश चली, और ये भी कश्मकश जो चली वो कांग्रेस आला कमान के सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक गई। वहां से ये टिकट जो है सत्यनारायण पटेल का फाइनल हुआ है। बहरहाल ये इंदौर शहरी सीटों की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसा आप लिख रहे हैं, संभवतः महेंद्र हाइडिया को उम्मीदवार यहाँ से बना दिया जाएगा। राऊ में जीतू पटवारी और मधु वर्मा के बीच मुकाबला है। सांवेर में तुलसीराम सिलावट और रीना सेतिया के बीच मुकाबला है, और विशाल पटेल और मनोज पटेल के बीच देपालपुर में मुकाबला है। इन सब उम्मीदवारों को अगर हम सीट वाइज आकलन करने की बात करें तो क्या आपको मुकाबला कैसा दिखता है, किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, सिलसिलेवार बात करते हैं तो मैं 1 नंबर से चलता हूँ। 1 नंबर से मुझे कैलाश विजयवर्गीय की जीत में कोई संदेह है ही नहीं, और मेरा ऐसा मानना है कि मार्जिन 40,000 के ऊपर रह सकता है। एक बात। 2 नंबर विधानसभा की बात करते हैं तो रमेश मेंदोला, वही मेरा मानना है कि 70-80 हज़ार वोट से जीतते आए हैं, और उस वोट उतनी जीत तो मुझे एक्सपेक्टेड है।
हालांकि चिंटू चौक से अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा युवा है और जाबाज है, लेकिन वहाँ पे रमेश मेंदोला ने काफ़ी अपना बो रखा है, तो रमेश मेंदोला को वही 75-80 हज़ार के से लीड कम नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। हम केवल अनुमानों पे बात कर रहे हैं, हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात आपने कहा 3 नंबर विधानसभा, तो 3 नंबर विधानसभा में यदि पिंटू जोशी वर्सेस गोलू शुक्ला का होता है तो मैं पिंटू जोशी को एज में मान रहा हूँ, ध्यान रखिए आप, क्योंकि पिंटू जोशी की मूल कॉन्स्टिट्यूंसी है, गोलू शुक्ला 1 नंबर के रहने वाले हैं, 3 नंबर में आके चुनाव लड़ेंगे। जनता कितना एक्सेप्ट करती है मैटर करता है, उसमें आकाश विजयवर्गीय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, मैनेज किया। मैं जैसा लिख रहा हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिला था उस समय वो पुत्र ऑफ कैलाश विजयवर्गीय थे, लेकिन आकाश विजयवर्गीय ने 5 साल में एज ए इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी आकाश विजयवर्गीय की हैसियत से ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया और बहुत अच्छी टीम खड़ी करी, बहुत अच्छे काम किए। तो मेरा मानना है कि आकाश विजयवर्गीय यदि फ्रंट फुट पे चेहरे पे रहते हैं तो कंटेस्ट नेक टू नेक हो सकता है, अदरवाइज मुझे पिंटू जोशी एज में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आकाश विजय को फेस बता रहा हूँ, टिकट के दावेदार नहीं बता रहा हूँ, वो तो सब ऑलमोस्ट टिकट फाइनल हो चुका है, आकाश को टिकट नहीं मिल रहा है। फेस मतलब चुनाव लड़वाने के लिए चाहे गोलू शुक्ला रहे उसके सामने फ्रंट यदि आकाश विजयवर्गीय रहे तो वो बात कर रहा हूँ मैं। 4 नंबर में आप और मैं दोनों जानते हैं कि हार जीत में कोई थोड़ा बहुत मार्जिन का अंतर हो जाए, सिंधी वोटों के हिसाब से बात अलग है, मालिनी गौड़ की जीत में कोई संदेह है ही नहीं। 5 नंबर एक ऐसी सीट है जो मुझे लगता है कि महेंद्र हाडिया वर्सेस सत्यनारायण पटेल है, तो मुझे कांग्रेस एज में नज़र आ रही है उसमें। मैं सत्यनारायण पटेल को एज में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मुझे कांग्रेस एज में नज़र आ रही है, क्योंकि इस सीट का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के अंदर एक माइनॉरिटी वोट बैंक है जिसको अपन कांग्रेस ओरिएंटेशन का वोट माना जाता है, वो बड़ी मात्रा में है, एक बात। दूसरी बात, महेंद्र हाडिया अपने आप में एक वीआरएस ले चुके थे, अनाउंस कर चुके थे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब महेंद्र हाडिया को जैसे ओबीसी कोटे में बाई दी टिकट मिल जाता है जिसकी संभावनाएं प्रबल है, तो वो बीजेपी का वो कार्यकर्ता जो काम कर रहा था वो निराश हो रहा है कि जो कंटेस्ट में थे, जो टिकट की दौड़ में थे, तो वो कितनी मेहनत करते हैं ये प्रश्नवाचक है। तो मैं एज ऑन टुडे कांग्रेस को एज में मान रहा हूँ। मैं राऊ के अंदर भी जीतू पटवारी को एज में मान रहा हूँ। जीतू पटवारी खाती समाज का एक वोट बैंक है, वो जीतू पटवारी के साथ खड़ा होता है। तो मधु वर्मा सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में सज्जनता मैटर नहीं करती, इक्वेशन मैटर करती है। उस अर्थमेटिक के अंदर मुझे लगता है कि जीतू पटवारी प्लस में है। फिर बात करते हैं महू की, तो महू में अभी टू अर्ली टू से है। यदि अंतर सिंह दरबार खड़े होते हैं तो उसका लाभ उषा ठाकुर को मिलता है, यदि अंतर सिंह दरबार निर्दलीय नहीं खड़े होते हैं तो कंटेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो उषा ठाकुर के प्रति इंटरनली अभी नाराजगी की खबरें आ रही है महू से, और उषा ठाकुर अपनी सीट चेंज करवाने में भी लगी हुई थी। तो यदि उषा ठाकुर का नाम जैसे महू में चल रहा है आती है, तो यदि वो डिपेंड करता है अंतर सिंह दरबार खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं तो उसका लाभ उषा ठाकुर को मिलता है, नहीं होते हैं तो कंटेस्ट टफ होगा। टफ में उषा प्लस माइनस हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाइए सांवेर पे। सांवेर मुझे लगता है कि मोर और लेस बीजेपी जीत जाएगी चुनाव, क्योंकि वो जो जिस तरीके का एज ऑन टुडे तुलसी सिलावट ने वहाँ पे अपनी जमावट कर रखी है, मुझे रीना सेतिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे कमेंट करना भी ठीक नहीं है कि उसका ग्राउंड लेवल पर कैसा उसने काम किया, इसलिए मैं एज में मान रहा हूँ तुलसी सिलावट को। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ। फिर आपका मनोज पटेल वर्सेस विशाल पटेल की बात कर रहे हैं, तो मनोज पटेल पिछली बार भी हारे थे, उसके बाद गायब थे। विशाल पटेल जीते हुए हैं, विशाल पटेल मोर और लेस वहाँ पे एक्टिव भी रहे। तो मुझे लगता है कि एज में है विशाल पटेल और कांग्रेस। सारी सीटों का सिलसिलेवार एनालिसिस करके राजा भाई ने बता दिया कि कौन सी पार्टी इस समय यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। बहरहाल फैसला तो आप लोगों को करना है, आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, मतदान में हिस्सा लीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए और तय कीजिए कि आपका नेतृत्व कौन करेगा, आपका विधायक कौन होगा, ये सब आपको तय करना है। बहरहाल राजा भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, उसमें से तमाम सारे बिंदु ऐसे हैं जिनमें से कुछ मुख्य बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो क्या लगता है, क्या विशेषता है उसकी? देखिए, मैनिफेस्टो की 5-7 चीज़ें तो ये लगातार प्रचार कर ही रहे थे कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, जैसे लाडली बहना में दिया जा रहा है, 1000 से 1250 शिवराज दे रहे हैं वैसा। बिजली मुफ्त वाली बात की जा रही है, ओपीएस की बात की जा रही है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है।
लेकिन मेरी नज़रों में जो इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं गेम चेंजर समझता हूँ, उसको कांग्रेस अभी तक इतनी हाइट नहीं दे रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि वो जो 25 लाख रुपए की जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है जो राजस्थान में चल रही थी चिरंजीवी योजना के नाम पे, यदि इसका प्रचार प्रसार और इसको यदि वेटेज से दिया जाए तो मुझे ये गेम चेंजर योजना नज़र आती है। क्योंकि देखिए, शिक्षा और चिकित्सा में ऐसा विषय है जिसमें घर बिक जाते हैं। चिकित्सा एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस किसी परिवार को या घर को मिलता है तो बड़ी बात है, ये एक गेम चेंजर योजना हो सकती है। पर कांग्रेस इसको लेकर तो आई है, लेकिन मैनिफेस्टो में लेकर आई है, लेकिन अभी इसका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर रही है। बाकी बातें वही है, किसानों के लिए ऋण माफ़ी और तमाम प्रकार की जो बातें वही कांग्रेस कर रही है, वही भाजपा कर रही है। तो देखिए, चुनाव वैसे भी मैनिफेस्टो पे नहीं जीता जाता सर, चुनाव जीता जाता जोड़ जोड़ पे, एडजस्टमेंट पे, चुनाव जीता जाता तात्कालिक मुद्दों पे, चुनाव जीता जाता है फेस वैल्यू ऑफ द कैंडिडेट पे। तो मुद्दे ये ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चे, क्योंकि कौन मतदाता मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देने जा रहा है? चलिए बताइए आप। लाडली बहना लगातार 4-6 महीने से पैसा दे रही हैं, तो मैनिफेस्टो का ऐसा नहीं, वो योजना का हिस्सा हो गया है वो। यदि आप मैनिफेस्टो का हिस्सा करते हैं तो इसका प्रभाव नहीं होता। जैसे मैनिफेस्टो अलग पार्ट है और एग्जीक्यूशन अलग पार्ट है, पर जो कैंडिडेट होते हैं, एंटी इनकम्पेंसी का फैक्टर होता है, गवर्नेंस का फैक्टर होता है, लीडरशिप का फैक्टर होता है, ये ज़्यादा मैटर करता है बजाय मैनिफेस्टो के। मैनिफेस्टो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव में जो है, इस समय राजा भाई का मानना है कि जोड़ तोड़, किस तरह से आप जोड़ तोड़ की राजनीति के जरिए जीत हासिल करते हो, मत हासिल करते हो, उस पर फोकस किया जाता है। बहरहाल राजनीति के तमाम चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजों के बीच से होकर ही राजनीति गुजरती है और हम उसी दौर के अंदर जी रहे हैं, उसी एरा में हम हैं। बहरहाल राजा भाई, अब जब हम यहाँ शो शुरू कर रहे थे, आप एक पंचांग को लेकर बात कर रहे थे, उस पंचांग के लिहाज से क्या प्रेडिक्शन है और क्या पंचांग आपने स्वयं में बनाया है? नहीं, मैं दरअसल सेफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के इस कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहा था कि जैसे अपन देख रहे हैं कई टेलीविज़न चैनल के, कई एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं, उसमें अपन देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है। तो हमने सोचा इस शो को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सेफोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे एक मित्र हैं आचार्य शेखर पांडे, वो काफ़ी अच्छा दखल रखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा जिस दिन वोटिंग है उस दिन का क्या पंचांग बन रहा है और क्या सीन है उस दिन, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं इनको जानने की मेरी जिज्ञासा थी। तो आचार्य शेखर पांडे जी का कहना है जिस दिन वोटिंग है उस दिन का एडवांटेज स्टार्स के, प्लैनेट्स के इक्वेशन के हिसाब से, कमलनाथ की कुंडली के हिसाब से, शिवराज की कुंडली के हिसाब से कांग्रेस को एडवांटेज में दिख रहा है, ऐसा पांडे जी का कहना है। फिर मेरे एक मित्र और है तरुण, जो राजस्थान में रहते हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि बताइए क्या सीन दिख रहा है। तो उनका ये मानना है कि उस दिन, उन्होंने कई लग्न वगैरह का जिक्र किया कि यदि उस दिन मतदान होता है तो महिलाओं का जो ओरिएंटेशन होगा वो बहुत मैटर करेगा। उस जिस दिन मतदान है, महिलाएं किस किस तरफ वोट करती है उस दिन, क्योंकि चतुर्थी तिथि बताई उन्होंने, शुक्र का उस दिन कोई ग्रह नक्षत्र बताया, तो मुझे ऐसा लगा इस पर बात की जानी चाहिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें रहता है। तो आचार्य शेखर पांडे के मुताबिक कांग्रेस को एज में है, तरुण के मुताबिक उस दिन महिलाओं का ओरिएंटेशन है, महिला यदि लाडली बहना के साथ खड़ी होती है तो बीजेपी को एडवांटेज मिलता है, यदि महिलाएं कांग्रेस के साथ टर्न आउट करती है तो मिलता है। फिर मेरे एक और मित्र सेफोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे पूछा कि आपका सर्वे क्या कह रहा है, तो उन्होंने बताया कि अभी नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन कांग्रेस अनड्यू एडवांटेज के अंदर है। और मेरा खुद का जो अपना सर्वे आप जानते हैं, मैं मतलब जो लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी नज़र आ रहा है और कांग्रेस मैदान में नहीं है, लेकिन अनड्यू एडवांटेज के साथ कांग्रेस को एडवांटेज मिल सकता है। ये सब कारण के कारण एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा चल रही थी। बहरहाल राजा भाई ने काफ़ी अच्छी बातें एस्ट्रोलॉजी और सेफोलॉजी को लेकर कही है और जिस दिन मतदान होना है 17 नवंबर को, उस दिन के जो ग्रह हैं उन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दोनों पार्टियों को लेकर अलग अलग प्रेडिक्शन यहाँ सामने आया है। कांग्रेस को लेकर भी प्रेडिक्शन सामने आया है और महिलाओं को लेकर जो प्रेडिक्शन सामने आया है, तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना कितना प्रभाव महिलाओं पर डालती है, इसका परिणाम हमको आने वाले समय में चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।